मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंटरमीडिएट बायोलॉजी में जो टॉपिक लेंगे उसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का द्विगुणन या डीएनए की प्रतिकृति मीन्स डीएनए की दूसरी कॉपी का तैयार होना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था जो डीएनए का रेप्लिकेशन था वो सेमी कंजर्वेटिव था, अर्ध संरक्षित टाइप का था, जिसमें माना हुआ डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं। जो नए स्ट्रैंड बनते हैं एक उनमें से पहले वाला ही स्ट्रैंड रहता है, दूसरा स्ट्रैंड नया बनता है। मीन्स सेमी कंजर्वेटिव हाफ एक स्ट्रैंड जो है दो स्ट्रैंड में वो पहले ही जैसा है या पहले ही वाला है और दूसरा स्ट्रैंड उसमें नया जुड़ा है। इसी तरह से दूसरा स्ट्रैंड जो पहले वाला था उससे दूसरा स्ट्रैंड नया जुड़ा है। मीन्स एक स्ट्रैंड पहले ही वाला है। ये हम अलग अलग कलर द्वारा समझा सकते हैं। तो दिस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अर्ध संरक्षित टाइप की प्रकृति है क्योंकि उसमें एक स्ट्रैंड जो नए स्ट्रैंड बने हैं उनमें एक स्ट्रैंड पहले ही वाला स्ट्रैंड है। अगर डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट और यूकेरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। एंजाइम्स के नाम अलग हैं, उनके फंक्शन अलग हैं, उनके स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है। लेकिन अगर हम कॉमन वे में देखें तो दोनों का जो रेप्लिकेशन है वो लगभग समझने के लिए सेम है। कुछ एंजाइम्स जो रेप्लिकेशन में काम आते हैं, हेलिकेज एंजाइम। हमको पता है कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो डबल स्ट्रैंड इस टाइप का डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए इस टाइप का होता है। तो जब रेप्लिकेशन होगा तो इन स्ट्रैंड को क्या होना है, सेपरेट होना है। तो जो हेलिकेज एंजाइम होता है वो अनवाइंड करता है डीएनए को, इसकी वाइंडिंग को हटाता है और इस स्ट्रैंड को सेपरेट करता है। एक दूसरा एंजाइम डीएनए गायरेज है जो कि जो स्ट्रेस हो रखा है, जब अनवाइंड हुआ था स्ट्रैंड, उस पे जो स्ट्रेस हुआ था उसको कंट्रोल करता है। या हम कह सकते हैं कि जो डीएनए गायरेज स्ट्रैंड है, जो क्वाइलिंग अगर पोजीशन में डीएनए कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, बैलेंस खराब हो रहा है, उस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है डीएनए गायरेज। प्राइमेज जो कि आरएनए प्राइमर को बनाता है। आरएनए प्राइमर्स डीएनए रेप्लिकेशन में काम आते हैं। अगर हम लीडिंग स्ट्रैंड की बात करें तो स्टार्टिंग में ही केवल आरएनए प्राइमर्स की जरूरत लीडिंग स्ट्रैंड में होती है। डीएनए पॉलीमरेज मेन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हम इसको कह सकते हैं। ये मेन एंजाइम है जो डीएनए को पॉलीमराइज करता है, पॉलीमराइज करने में हेल्प करता है। जो थर्ड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड टाइप का जो एंजाइम है प्रोकैरियोट में पॉलीमरेशन को करता है और यहाँ पे मेन एंजाइम पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यूकेरियोट्स में करता है। मींस अगर हम कहते हो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो मेन जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसमें भाग लेता है। लाइगेज एंजाइम जो हमारे अभी हम लैगिंग स्ट्रैंड को पढ़ेंगे, जो स्ट्रैंड धीरे धीरे बनता है उसके ओकाजाकी सेगमेंट्स को जोड़ता है। इन एंजाइम्स के बाद जब हम डीएनए का जब रेप्लिकेशन शुरू करेंगे तो जब रेप्लिकेशन में एक फॉर्क बनता है, मैं जब ये डीएनए का जो ये अनवाइंडिंग होगी तो एक फॉर्क के फॉर्म में होगी, धीरे धीरे करके होगी, एक साथ नहीं, पूरा फॉर्क बनेगा। फिर यहाँ पे इस तरह से ये फॉर्क इस टाइप का रेप्लिकेशन फॉर्क हमारे, इसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। और डीएनए का जो रेप्लिकेशन जहां पे शुरू होता है उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हम उसको बोलते हैं या ओरी ऑफ रेप्लिकेशन हम उसको कह सकते हैं। अब ये हमारे पास डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ये 3 to 5' डीएनए है और ये 5 to 3' स्ट्रैंड है। ये हमारे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है। 3 to 5' क्यों है? ये शुगर के अरेंजमेंट में एक स्ट्रैंड में शुगर इस टाइप की है अरेंजमेंट और दूसरे में इस टाइप की है, इसलिए ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड इनको हम समझते हैं, हमको पता भी है कि एंटी पैरेलल है। मींस शुगर का अरेंजमेंट क्या है, एक का ऊपर है एक का नीचे, एंटी पैरेलल। इसको हम ये लाइनें हम इन लाइनों को हम एंटी पैरेलल लाइन कह सकते हैं। दोनों लाइनें जा रही पैरेलल है पर एक दूसरे के विपरीत है। तो इसी तरह से डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं। जो 3 to 5' टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है इस पे डीएनए रेप्लिकेशन जल्दी जल्दी होता है और उस पे डीएनए पॉलीमरेज आसानी से पॉलीमरेशन करके 5 to 3' जो डायरेक्शन में है लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे केवल आरएनए प्राइमर्स की जरूरत स्टार्टिंग होती है और डीएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रैंड पे काम करता है। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। जो सेकंड टेम्पलेट है 5 to 3'
यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है अपना कार्य नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर्स की हेल्प से, प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से जो डीएनए के जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डीएनए का स्ट्रैंड बनता है, उन टुकड़ों को हम ओकाजाकी सेगमेंट्स बोलते हैं। और डीएनए लाइगेज द्वारा इन ओकाजाकी सेगमेंट्स को जोड़ दिया जाता है और उसके बाद दूसरा स्ट्रैंड भी हमारे जो डीएनए का है वो सही ढंग से लैगिंग स्ट्रैंड भी जुड़ के पूरा डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो बना देता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए की अगर हम ई कोलाई की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो जल्दी डीएनए रेप्लिकेशन उसमें होता है। बैक्टीरिया में जो एक टोटल जो जेनेटिक मटेरियल उसको हम एक क्रोमोसोम मान सकते हैं, लेकिन अगर हम हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स की बात करें जिनमें एक न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है, अगर हम क्योंकि जब बैक्टीरिया में न्यूक्लियस तो है नहीं, तो उसमें जो है डीएनए रेप्लिकेशन अलग अलग उनकी टाइमिंग है। उनमें बेस पेयर भी कम है, बैक्टीरिया में तो जल्दी से ही डीएनए 30 या 38 मिनट में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। अगर हम यूकेरियोट्स की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट है जो सेल साइकिल है, हमको सेल साइकिल पता है, G1S G2 और M, गैप 1 सिंथेसिस, G2 गैप 2 और मल्टीप्लिकेशन फेज। तो इसमें S फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है। यूकेरियोट्स में हम ध्यान रखेंगे कि S फेज जो सिंथेसिस फेज है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यह डीएनए की रेप्लिकेशन, इसमें जो भी गलतियां होती है इसकी प्रूफ रीडिंग भी की जाती है। कहीं पे गलत ढंग से अगर जो हमारा नाइट्रोजन बेस है या शुगर है या फास्फोरेट वो जुड़ेगा, उसको प्रूफ रीडिंग उसकी की जाती है। मेनली ये डिपेंड नाइट्रोजन बेस पे कि शुगर और जो शुगर और फास्फोरेट एक जैसे ही होते हैं, प्रूफ रीडिंग भी की जाती है। इसके बावजूद भी अगर डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ एक्यूरेसी नहीं आती है, तो अगर वो एक्यूरेसी नहीं आई, ये चेंजेस आ गए, तो वो म्यूटेशन भी इससे होता है। एक म्यूटेशन का कारण डीएनए रेप्लिकेशन में अगर चेंजेस आ गए कुछ, तो उसका म्यूटेशन का वो भी एक कारण बन सकता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से डीएनए के रेप्लिकेशन की एक प्रोसेस और उसमें कौन कौन से एंजाइम्स काम आते हैं, वीडियो में हमने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।